हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जो इस बार 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अब तो 3-4 दिन बच गया है, थोड़ा सा हम लोग डिले हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, 3-4 दिन भी बहुत होता है। ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 2024 का क्वेश्चन है आपका, उससे जो है सो हम लोग रिवीजन करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी और साथ में रिवीजन भी। अब क्या मामला है इसमें कि जैसे आप बहुत जगह देखेंगे तो आपका सिर्फ सोल्यूशन बना हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि उसके सब बने जो क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जो थ्योरीज है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम लोग एक बार रिवाइज आपको करा दें। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए। एक क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू हुआ है आपका, सेक्शन ए है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि हम 10-10 क्वेश्चन का ये ग्रुप बनाएंगे और 10-10 क्वेश्चन टाइम काफ़ी लग जाएगा, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा अगर एक साथ बना दे तो थोड़ा कठिन है। इसलिए 10-10 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है सो प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है along the axis inside a current carrying long solenoid। अब उस पर जो है सो फोर्स का क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन की मतलब मोशन की व्यवस्था ये करेंगे। मोशन का हम डिस्कशन कैसे होगा, मोशन का डिस्कशन, तो हम इसके लिए बात करते हैं। हम लिखते हैं इसमें सॉल्यूशन। सिंपल सा ये है कि अगर हम सोलेनॉइड बना दें, हम इस तरह से सोलेनॉइड बना दें, मान लो इस तरह से, ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये या एक्सियल होता है, चाहे तो टुवर्ड्स राइट होगा चाहे टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा कि इसमें करंट का डायरेक्शन किस तरह से मतलब हो रहा है। तो सिंपल है कि अगर हम बी बोल दें इसको और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, वेक्टर भी लिखते हैं, तो हम मोशन का नेचर देखने के लिए हमको उसका एक्सीलरेशन देखना पड़ेगा, मतलब फोर्स देखना पड़ेगा। तो हम अगर लिखते हैं एफ बराबर हो जाएगा क्यू भी क्रॉस बी, लिखेंगे वी है। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी आई क्रॉस बी आई, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब एफ एम बराबर हो जाएगा 0, मतलब एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में जिस तरह से, ठीक है ना, अगर एक्सिस हम इसे मान लेते हैं तो एक्स आई वाई ये सब हो जाएगा उस तरह से। ठीक है ना, तो जिस तरीका से फेंका गया था उसी तरीका से कंटिन्यू कर जाएगा मूव करने के लिए। तो देखो ऑप्शंस में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सीलरेटेड अलोंग द एक्सिस, एक्सीलरेशन तो 0 है। इलेक्ट्रॉन will continue to move with uniform velocity along the axis of the solenoid। इलेक्ट्रॉन पाथ ट्रेवल सर्कुलर जो है सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस 40 डिग्री। तो सिंपल है, इसमें दूसरा आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग अगर बात करना चाहें कि इससे रिलेटेड थ्योरी क्या है, ठीक है, तो हम लिखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सोलेनॉइड जो है यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर हम लोग इसमें बात करना चाहें, मान लो यहाँ पे सोलेनॉइड को हम दिखा दें, तो सोलेनॉइड के बारे में ये रॉड पे, कार्बन रॉड पे नॉर्मली जो होता है, या कंडक्टर पे भी हम लिख सकते हैं, तो तार लपेटा रहता है और ये इस तरह का सिचुएशन बनता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी, ये जो इसका जो है सो ये रेडियस है सोलेनॉइड का r, और ये लेंथ है स्मॉल l का। हम लिखते हैं n बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, l जो हो जाएगा सो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो स्मॉल n लिखते हैं n बाई n, टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। अब अगर ये स्लाइड अगर मान लो कि हम लिखते हैं r बराबर हो गया रेडियस, या इसको कैपिटल आर कर दो तो थोड़ा ज्यादा सही होगा,
हम अगर इसमें लिखते हैं ये कैपिटल आर, ठीक है, तो आर जो हो जाएगा सो हो जाएगा रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, और ये जो होगा सो ए अगर बोल दें तो ये रेडियस ऑफ वाई, रेडियस ऑफ वाई। इसका मतलब ये हो गया कि डायमीटर के लिए बात करेंगे तो 2a हो जाएगा डायमीटर ऑफ वाई। तो अब एक चीज देखो कि ये अगर हम लोग इसके लिए बात करेंगे तो ये 2a, ये वायर है ना, इस पे मैंने कंडक्टर है तो इस पे तार लपेटा हुआ है कुछ इस तरह से, तो 2a करके n टाइम्स हो गया है और वो l के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 2a कैपिटल n बराबर हो जाएगा n। इसका मतलब n बाय l जो लिखेंगे स्मॉल n, ये 1/2। तो ये इतना रिलेशन आ गया इसमें, ठीक है। अब है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सो एक्सियल होगा। मैग्नेटिक फील्ड दो जगह पे बात करेंगे, तो सेंटर पे बात करेंगे और एक इंड पे बात करेंगे, ठीक है। तो सेंटर और इंड के लिए अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हम एक बार और बात कर लेते हैं, डायरेक्शन भी थोड़ा समझा देते हैं। इसमें मान लो ये सोलेनॉइड है, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है, हम इसको O पॉइंट बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा BO, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो ये हो जाएगा जिससे म्यू नॉट n I BP लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट 1 in, ये हो जाएगा म्यू नॉट NI/2, ठीक है, पहला। अब इसमें जो है सो डायरेक्शन के लिए बात करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए हम इसमें जो है सो करंट का डायरेक्शन पहले दिखा देते हैं। ये P पॉइंट है एक इंड पे, ये P पॉइंट हो जाएगा। तो अगर इस तरह से हम डायरेक्शन के लिए दिखा दें, तो उसमें डायरेक्शन दिखाना थोड़ा कठिन है। तो इसमें मान लो ऊपर में हम क्रॉस बोलते हैं, ये करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस। ये हो जाएगा डॉट, ये सब पता होगा क्रॉस डॉट क्या होता है। ये है एक्सिस, ये इसका जो है सो कैपिटल R था और ये लेंथ L है। कहने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल R जो होगा सो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा इस केस में, मैंने लॉन्ग सोलेनॉइड, ये हो गया फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। अब है क्या, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, देखो गौर से कि करंट ऊपर से भीतर, क्रॉस का मतलब इनटू और डॉट का मतलब अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। इसका ने भीतर की तरफ जा रहा है और ऐसे आ रहा है करंट, ये यूं ऐसे। तो ऐसे आप स्क्रू घुमा, तो अगर ऐसे स्क्रू घुमाओगे तो इधर जाएगा। इसका ने इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मान लो BO बोलते हैं यहाँ पे, टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पर भी आ जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड, ये टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। ये BP है P पॉइंट के लिए, ठीक है, और ये O पॉइंट के लिए सेंटर पे BO है। लेकिन जो भी होगा अगर करंट ऐसा दिखाया हुआ है तो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग अगर दोबारा दिखाना चाहें, मान लो अब इधर दिखा देते हैं, मान लो ये फिर हो जाएगा, ये जो है सो सेंट्रल लाइन एक्सिस है, ये ऊपर में अब डॉट आ गया, डॉट हो जाएगा और नीचे में क्रॉस, ठीक है। अब इसमें अगर हम करंट का डायरेक्शन तो देखो भीतर की तरफ यहाँ जा रहा है और यहाँ से ये ऊपर से निकाल रहा है, मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। भीतर से जा रहा है, भीतर जा रहा है और फिर ऐसे ये आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्क्रू इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो B यहाँ जो होगा BO और एक एंड जो P था यहाँ पे, ये हो जाएगा BP, ठीक है।
ये पी पॉइंट के लिए हम बात करते हैं। तो मैं ये आ जाएगा, वैल्यू हम लोग बता चुके हैं। अब इसमें क्या है कि अगर मान लो कि इसी डायरेक्शन में अगर फेंका जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग कोई इस तरह से परपेंडिकुलर वेलोसिटी से फेंक, ठीक है, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि फोर्स जो लगेगा वी हैव, ठीक है। तो लिखते हैं एफ एम बराबर क्यू भी क्रॉस डी, ठीक है। अगर इसमें हम लिखें कि पहला में कि व्हेन भी पैरेलल बी हो जाएगा, या एंटी पैरेलल हो जाए भी एंटी पैरेलल बी, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि फोर्स 0 हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव uniformly in a straight line, in a straight, ठीक है। अगर हम लोग इसमें ये कह दें कि व्हेन भी परपेंडिकुलर बी हो जाए, अगर परपेंडिकुलर फेंक दिया जाए, इसका ना एफ एम बराबर जो हो जाएगा ये क्यू भी बी साइन 90, और यही जो है सो इसको सेंटीपीटल प्रोवाइड करा देगा। इसका ना आर बराबर लिखते हैं एम भी बाई क्यू बी। तो पाथ जो हो जाएगा सो पाथ सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर विथ रेडियस, गिवन जो रेडियस था वो निकाले हैं, इस हिसाब से ये सर्कुलर आ जाएगा, ठीक है। इसी में अगर मान लीजिए कि इसमें और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, सिर्फ सर्कुलर आ गया तो सर्किल के लिए हो जाएगा मतलब टाइम पीरियड, फिर उसके लिए वगैरह बना और भी कैलकुलेशंस आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसमें हम लिख दें कि when particle माने चार्ज particle is projected at an angle थीटा, मतलब v और b के देखो b इधर है और v इधर हो जाएगा, ये बीच का एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एफ एम जो लिखेंगे इसमें एफ एम ये हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा, और फिर यही जो हो जाएगा सो एम भी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय आर लिखते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आर बराबर हो जाएगा एम भी साइन थीटा बटा हो जाएगा कितना क्यू भी। अब ये एम भी साइन थीटा क्या मतलब वजह से देखो हम इसको इसमें दिखा देते हैं इस तरह से, चाहो तो डॉट डॉट पे भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर इसमें हम दिखा दें ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया भी, ये किसी एंगल पर भी से थीटा पर फेंक दिया गया, इसका ना भी का दो कंपोनेंट हो जाएगा भी cos थीटा और इधर हो जाएगा भी sin थीटा। भी cos थीटा जो है सो इसको अलोंग द एक्सिस मूव कराएगा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और भी sin थीटा इसको रोटेट कराएगा। इसका मतलब जो इसका पाथ हो जाएगा ये हो जाएगा पाथ जो हो जाएगा हेलिकल, हेलिकल, ठीक है ना। टाइम पीरियड लिख देते हैं, टाइम पीरियड तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई r बाई v परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हो गया जैसे इसमें v परपेंडिकुलर का टर्म ये है और v पैरेलल का लाइन ये है, ठीक है। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम भी साइन थीटा बाई हो जाएगा क्यू बी इंटू भी परपेंडिकुलर, तो v पर भी साइन थीटा, तो देखो भी साइन थीटा गया, दिस इज 2 पाई m बाई क्यू बी टी, और ये है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यही चीज उधर भी आ सकता था अगर हम टाइम पीरियड यहां पर लेते, इस केस में टाइम पीरियड लेते तो दिस अगेन 2 पाई r बाई v लिखते, तो ये हो जाता है 2 पाई और m
बाय क्यू। दिस इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ भी, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहने का सेंस ये है कि इसमें सोलेनॉइड से रिलेटेड जो भी, अच्छा पिच अगर चाहे, पिच का मतलब ये डिस्टेंस हो गया, मतलब ये अगर हम कहें ये पिच हो गया, दिस पिच, एक रोटेशन में जो एक्सियल डिस्टेंस होगा उसको पिच बोलते हैं, ठीक है। पिच हम लिखते हैं पिच ब्रैकेट में पी, द एक्सियल डिस्टेंस covered in one time period। इसका ना पिच बराबर लिखते हैं, देखो वेलोसिटी जो हो जाएगा सो हो जाएगा कितना, v cos थीटा, v नॉट cos थीटा इनटू जो हो जाएगा v मान लो v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड t। इसका मतलब हो जाएगा v cos थीटा इनटू 2 पाई m बाई क्यू। इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी। अगर बहुत स्मॉलर एंगल हो, फॉर वेरी स्मॉलर थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। इसका मतलब पिच जो आ जाएगा 2 पाई m v बाई क्यू, ये पिच का वैल्यू। हम समझते इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 32 के लिए हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। होप कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक ना। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। अब देखो, अब दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो इसमें क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, मैं बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 32 जो है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स में है, ठीक है। और वेव जो है, ये वेव का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो कि अगर हम कहीं पे ये लिखते हैं कि E बराबर लिखेंगे अगर, तो लिखा हुआ है I, ठीक है। ये है E नॉट साइन ओमेगा T माइनस जेड बाई सी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, या इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दो, और B बराबर लिखा हो, B बराबर B नॉट साइन ओमेगा T माइनस जेड बाई सी, ठीक है। इसमें भी डायरेक्शन हम लोग जेड लिख दें, के लिख दें, जो लिखने का मन है लिख। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है गया, मतलब E जो हो जाएगा सो अलोंग x हो जाएगा, और B जो हो जाएगा इसके हिसाब से अलोंग y एक्सिस हो जाएगा। अब y होगा कि जो दे देगा, ठीक है। अगर हम लिखते हैं इफ गिवन अगर ऐसा है देन, ठीक है, ये ऐसे आ जाए, क्लियर। अब मामला क्या है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वेव जो प्रोपोगेट करेगा ये जेड एक्सिस प्लस जेड एक्सिस। अगर इसी में यहाँ पे जो ये नेगेटिव नहीं होकर पॉजिटिव होता है तो माइनस जेड एक्सिस होता है, ठीक है। अब इस सब में जो रिलेशन है, ठीक है ना, तो एक रिलेशन हम लिखते हैं, वो ये है E बराबर दिस इज माइनस V क्रॉस B। अब इसमें हम वैल्यू पुट क्या करेंगे, तो ये लिखेंगे, देखो E दिया हुआ है किधर, I, चलो ठीक है, बराबर माइनस ये दिया हुआ है K क्रॉस A, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होना चाहिए जिसको K के साथ क्रॉस लेने माइनस लगाने पे आ जाए। अब इसमें देखो K के साथ या तो J होगा या माइनस J होगा। अब अगर हम लोग इसमें लिख दे K क्रॉस J, सपोज करो, तो K क्रॉस J हो जाएगा। तो देख लो, ये जो सर्किल रूल है, तो इसमें हम अगर यहाँ I लिख दें, यहाँ J लिख दें और यहाँ K लिख दें, ठीक है। तो K क्रॉस अगर हम J लिखते हैं तो ये माइनस I हो, ठीक है, और माइनस पहले से I आ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जेड एक्सिस की तरफ
अब है कि वैल्यू की बात, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए इसी में हम अगर लिखते हैं तो ई नॉट बराबर सी इंटू बी नॉट, इसका ना बी नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट बाई सी, एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है। वो ये वेव इक्वेशन में क्लियर है कि कौन एम्पलीट्यूड है और कौन इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे ई में ये ई बराबर ई नॉट है साइन ओमेगा टी, तो ये ई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसी तरह से में हम अगर एम्पलीट्यूड के लिए बात करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा ये देखो जरा सा कि ई नॉट बाई सी, माने 40 दिया हुआ है तो 40 बाई सी। अच्छा दूसरा ये हो गया तुम्हारा जे, माने यहाँ पे अगर हम भरेंगे तो ये जो लिखेंगे ये जे लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो तुम देख लो इसमें वेव उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये चौथा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये मान लो x है, ये y है, ये z है। अगर x एक्सिस में ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है सो ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये z एक्सिस में जाएगा, ये वेव माने ट्रांसवर्स वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जो हो गया सो ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव है नेचर, ठीक है। और ये वेव जो होगा तो वेव का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, सब वेव जो हो जाएगा ये v जो हो जाएगा सो परपेंडिकुलर ई हो जाएगा, v जो होगा सो परपेंडिकुलर b हो जाएगा, पहला। दूसरा ये है कि अगर हम लिखते हैं कि जैसे सपोज करो कि y बराबर हम लिखते हैं a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई भी, ठीक है, या लिखेंगे y बराबर a cos ओमेगा x बाई भी, कुछ ऐसा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना, कि साइनसॉइडल नेचर का है। वेयर हम लिखते हैं वेयर y में भी e और b हो सकता है, a में भी e नॉट और b, ये हो जाएगा पहला एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसमें रख दो। अब ऐसा अगर प्लस में है तो इसका पॉजिटिव एक्स में वेव जा रहा है, अगर ये माइनस में है तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, और प्लस में होगा तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स में जाएगा। मतलब ये हो गया, हम लिखते हैं यहां से ना y बराबर अगर लिखते हैं एक बार फिर से a साइन t माइनस एक्स बाई भी, ये निगेटिव है, ये हो गया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से एंड y बराबर लिखते हैं a साइन ओमेगा t प्लस एक्स बाई भी, ये प्लस है, ये आ जाएगा अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्सिस, ठीक है। अब मामला इसमें क्या है, तो ये तो वेव का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए v बराबर c लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेम रहेगा। अगेन इसमें जो रिलेशन और क्या क्या है वो जरा देख लो। E बराबर लिखते हैं कि सर माइनस v क्रॉस b, ये वेक्टर फॉर्म, एंड पॉइंटिंग वेक्टर h कहलाता है, h या p इसको भी बोलते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर अगर लिखो p, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर। ये है क्या, तो एक लाइन हम लिख देंगे, दिस इज हो जाएगा E क्रॉस H, और दिस इज E क्रॉस B बाई म्यू नॉट, क्योंकि B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू H, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इसका नाम है एक्चुअली, मैग्नेटिक फील्ड कह के भी काम चला लेते हैं। और ये हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स,
मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, ये P पॉइंटिंग वेक्टर क्या है ना, P जो है सो इसका है डेल्टा Q बाय डेल्टा T इंटू A, माने एक तरह से ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज पावर बाय ए। पॉइंटिंग वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसी एरिया अगर ले लें हम ए, तो उस होकर के कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस कर रहा है हम इसके लिए मान करेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे एनर्जी कैलकुलेशन है या वगैरह वगैरह कहोगे तो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक ना, जैसे मान लो, और अगेन चलो लिख देते हैं, अगेन यू बी जो हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आ जाएगा बी स्क्वायर माने बी नॉट स्क्वायर बाय 2 मी नॉट गुने भर। इसी तरह से यू ई लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर गुने भर। ठीक है, टोटल एनर्जी इसको एवरेज लिखते हैं भाई, एवरेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये U बराबर हो जाएगा दिस इज हाफ, माने ऑब्वियस है इसमें जो है सो हम एवरेज लिखते हैं U, दिस इज U एवरेज U B प्लस कैपिटल U लिखोगे, कैपिटल का मतलब टोटल एनर्जी हो गया, और ये लिखेंगे U E, ये अगेन आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। चाहोगे तो इसमें जो है ना हम लोग इसको मैग्नीट्यूड नहीं देकर के हम इसको U लिख सकते हैं, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, जनरल हो गया। ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड हो गया गुने वॉल्यूम आ जाएगा, गुने वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी माने एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मतलब U बाय पर यूनिट वॉल्यूम बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या यही हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाय 2 मी नॉट, वेयर ई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, B नॉट amplitude of magnetic field। ठीक है, C नॉट बराबर हो जाएगा दिस 1 बाय मी नॉट बाय एप्सिलॉन, एंड साथ में E नॉट बराबर हो जाएगा C नॉट गुने B, इतना लिख सकते हैं। जहाँ की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया वेलोसिटी ऑफ, या स्पीड कर दो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इंटेंसिटी फाइनली लिखो अगेन, इंटेंसिटी आई लिखते हैं दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, और आई बराबर हम लिखेंगे हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी। ये हम ऐसे ये सारा का सारा चीज डिराइव किया जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए। ये इंटेंसिटी है, आई बराबर
इंटेंसिटी, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब हुआ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसमें जो है सो आप इसमें जोड़ोगे सबका जोड़ करके ये आ जाएगा। इससे भी आप जोड़ सकते हो। देखो ऊपर में मास नंबर अगर जोड़ेंगे ये हो गया 144 प्लस 89 प्लस 3 और ये हो जाएगा 236। नीचे में चार्ज में जोड़ेंगे तो ये मास हो गया और चार्ज में जोड़ेंगे नीचे में ये हो गया 56 और प्लस 36। इधर तो 0 है, ये हो गया 90 692। ठीक है, मतलब ये कि इसमें सॉल्यूशन आप देख जोड़ करके मास कंजर्वेशन हम इसका अगर मतलब कॉन्सेप्ट है रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी पे आधारित है, मतलब टोटल मास दैट इज टोटल मास लेफ्ट साइड ऑफ इक्वलिटी बराबर हो जाएगा टोटल मास राइट साइड द इक्वलिटी, राइट साइड of the equality, right side of the equality। ठीक है, इसी तरह से लिखते हैं also total charge left side बराबर टोटल चार्ज राइट साइड। जैसे मान लो कि हम अगर ऐसा लिखना चाहें फॉर एग्जाम्पल ये a प्लस बी प्लस बराबर हो जाएगा c प्लस बी, ऊपर में हो जाएगा m n p q, ये हो जाएगा r s TU फॉर लेफ्ट साइड। इतना करने की जरूरत नहीं, इतना समझ रहे होंगे। लेफ्ट साइड m प्लस n बराबर हो जाएगा p प्लस q फॉर राइट साइड। और नीचे से लिखेंगे r प्लस s बराबर t प्लस, बस बात खत्म। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग स्केल्स फॉर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट u एंड फॉर द पोजीशन ऑफ इमेज u v आर डेल्टा u डेल्टा v रिस्पेक्टिवली। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। क्या है? सिंपल। अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1/v लेंस है तो -1/u 1/f। ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा dv माइनस बाई v स्क्वायर प्लस du बाई u स्क्वायर माइनस df बाई v स्क्वायर। ठीक है, सॉरी df बाई u स्क्वायर f स्क्वायर, ये f स्क्वायर। ठीक है, हमको चाहिए क्या? df। दिस अगेन इंप्लाइज कि डेल्टा f माइनस है f स्क्वायर बराबर हो जाएगा डेल्टा v बाई v स्क्वायर प्लस डेल्टा u बाई u स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एरर के लिए हम लोग निगेटिव साइन लिखते हैं फॉर एरर we always take the positive sign।
गलतियां जो है 4 बार अगर गलती होगी तो गलतियां का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कोई सही इधर पूरा की तरफ गलती कर दिया पश्चिम की तरफ कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा। गलती गलती है और हमेशा ऐड ऑन होते जाता है। ठीक है, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं, अगर इसको माइनस भी हटा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे दिस इंप्लाइज कि डेल्टा एफ लिखते हैं, दिस इज एफ स्क्वायर डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें आप देख सकते हो ये दूसरा आंसर है। क्लियर। अब अगर रिलेटेड थ्योरीज की बात करें, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ एरर। ठीक है, अगर एरर कैलकुलेशन करें तो मान लीजिए कि हम पहला में लिखते हैं इफ x बराबर a प्लस बी। ठीक है, तो डेल्टा x बराबर लिखेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो डेल्टा x बाई x और दें तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b बाई a प्लस b। हाँ दोस्तों, तो ये इसको हम लोग बात कर रहे थे। अगर परसेंटेज एरर के लिए हम लोग बात करेंगे, फॉर परसेंटेज एरर और परसेंटेज एरर, तो 100 से गुना कर देंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स 100 और यह हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाई ए प्लस बी इंटू 100। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम दूसरा में लिखते हैं इसमें इफ x बराबर a माइनस बी, तो डेल्टा x बराबर लिखेंगे डेल्टा a माइनस डेल्टा b। सो डेल्टा x बाई x लिखेंगे जैसे डेल्टा a माइनस डेल्टा b बाई a माइनस b। ठीक है, इसी तरह से लिखते हैं तीसरा में, अगर मान लीजिए लिखेंगे x बराबर a इंटू बी, डेल्टा x बराबर हम लिखेंगे a गुना डेल्टा b प्लस डेल्टा a इंटू बी। ठीक है, डेल्टा x बाई x लिखते हैं, इस डिसीज हो जाएगा भाग दे दो इससे, तो डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b 100 से गुना करके परसेंटेज कर देंगे। सिमिलरली अगर लिखते हैं x बराबर हो जाएगा a बाई b, तो हम लिखते हैं डेल्टा x बराबर 1 बाई बी डेल्टा a माइनस 1 बाई बी स्क्वायर डेल्टा b इंटू a। ठीक है, सो डेल्टा x बराबर लिखते हैं डेल्टा बाई x लिखेंगे, तो डेल्टा a बाई हो जाएगा डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। पॉजिटिव इज टेकन फॉर मैक्सिमम, और डेल्टा ऑल्सो डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी लिखते हैं, और एक्चुअल इरर, अगर एक्चुअल इरर पूछ दिया एक्चुअल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करना चाहें चौथा पांचवा में, मान लो लेट x बराबर a पे पावर m, b पे पावर n, c पे पावर p मान, तो ये डायरेक्ट जो हम लोग डिफरेंशिएटिंग के बाद, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो आप समझ सकते हो, डेल्टा x जो आ जाएगा ये आ जाएगा m गुने डेल्टा a बाई a प्लस n गुने डेल्टा b बाई b प्लस p गुने डेल्टा c बाई c फॉर मैक्सिमम परमिसिबल इरर, फॉर मैक्सिमम परमिसिबल इरर। और यही चीज एंड डेल्टा x बाई x हो जाएगा, एंड डेल्टा x बाई x लिखेंगे तो ये आ जाएगा m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b
माइनस पी डेल्टा सी बाई सी और एक्चुअली, ठीक है। ये इस तरह से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये देखने से ही लग रहा है कि बर्नौलीज थ्योरम पे आधारित सवाल है, ठीक है। हम सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर लिखेंगे इसमें तो जरा सा एक चीज गौर से देखो, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। उसके लिए जो है सो क्या कैसे होगा, हम अगर बात करते हैं गिवन इसमें लिखते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन माने बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो हम लिखेंगे हाफ, पहले तो ये लिखते हैं यहाँ पे, मान लो हाफ रो भी 1 स्क्वायर प्लस रो जी एच 1 प्लस प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे लिख देते हैं प्लस P1 बराबर हो जाएगा। ये H1 के जगह पे Z1 भी लिख सकते हो, ज्यादा Z लिखोगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि H शब्द कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिखते हैं P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GZ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि अगर हम बात करेंगे वहां पे एरिया अलग अलग है, स्वाभाविक एरिया तो क्वांटिटेटिव इक्वेशन की जरूरत होगी तो हम लोग यूज करेंगे। तो P1 माइनस P2 कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पहला स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि अगर वेलोसिटी 0 हो, 2 पॉइंट्स डिपेंडिंग लिक्विड इज 0, ठीक है, तो V1 बराबर V2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 और ये इधर आ जाएगा कितना, रो जी Z2 माइनस Z। अगर दिक्कत लगे तो H के जगह पे है तो रो जी H2 माइनस H1 तो हो जाएगा। इसका नहीं, ये सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर वेंचुरी ट्यूब, ठीक है, वेंचुरी ट्यूब का मतलब होता है इन्वेंचुरी ट्यूब, इन्वेंचुरी मीटर, इसमें क्या होता है कि Z1 बराबर सेम लेवल में होता है, Z2 हो जाएगा। सो हम लिखते हैं रो जी P1 प्लस रो जी Z1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एंड दिस इज P2 प्लस रो जी Z2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें Z1 Z तो इसका नहीं, ये टर्म कैंसिल, इसका नाम हो जाएगा P1 माइनस P2, ठीक है। इसमें कह रहा है V1 स्क्वायर 2GH, तो 2GH माने पोटेंस, अच्छा डिफरेंस आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग बात करें, इसमें प्रेशर जो है सो P1 बराबर P2 हो जाएगा, या प्रेशर का रहने दो तो ठीक था, ऐसे ही Z1 बराबर Z2 हो गया, सेम लेवल में हो जाएगा। P1 माइनस P2, ये हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। प्रेशर के लिए लिखते हैं रो जी एच, तो रो जी H1 माइनस H2 एंड दिस इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसे ही, ठीक है। इसका मतलब रो हो गया, मतलब 2G और क्या दिया हुआ है 2GH, जो डिफरेंस है लेवल में ये H है, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये स्टेटमेंट आना चाहिए। दिया हुआ क्या है,
देखो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, अपने पास आ क्या रहा है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट ये करेक्ट है, करेक्ट। करेक्ट ये है। बाकी गिवन जो है, गिवन क्या है, ये है आपका 2 रो 2GH 2GH बराबर हो जाएगा ये V1 माइनस V2। दिस इज इनकरेक्ट। मतलब साफ है कि अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो हमारा है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा, करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, चौथा आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि इसमें जो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसमें पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से कुछ हम पाइप लिख दें तो मान लो यहाँ पे जो है सो कुछ इस तरह से ये जो है सो डेल्टा x हो जाएगा या 1, यहाँ वेलोसिटी V1 है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिख दें ऐसे, ये डेल्टा x2 हो जाएगा, ये वेलोसिटी V2 है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम अच्छे चाहो तो लेवल भी लिख सकते हैं। ठीक ना, मान लो कि हम ये जो है सो यहाँ पे Z1 मान लिए और यहाँ पे ये Z2 मान लिए, ये रेफरेंस लेवल हो गया आगे। ठीक है, तो हम अगर बात करेंगे यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं ρ1 डेल्टा V1 बराबर ρ2 डेल्टा V2। ठीक है, डेल्टा V2 इसको ρ1 A1 गुणे डेल्टा x1 ρ2 A2 इंटू डेल्टा x1। ना टाइम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ρ1 A1 डेल्टा x1 बाय डेल्टा t ρ2 A2 डेल्टा x2 बाय डेल्टा t। इसका फाइनली जो आ जाएगा सो ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2। ये कंजर्वेशन ऑफ मास का इक्वेशन है। ठीक है, ये इन जनरल है, इन जनरल। अगर इसी में हम लोग बात करना चाहिए, इन जनरल है ρ1 A1 V1 बराबर हो जाएगा ρ2 A2 V2। थोड़ा इसको ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, अब रही बात ये कि मास का काज, अगर कोई मान लो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जिसका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा तो लिखते हैं फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड कंप्रेसिबल लिक्विड तो ρ1 बराबर हो जाएगा ρ2, अभी कंप्रेशन ही होगा, इसका मतलब हो जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, दूसरा हो गया एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। हम लिखते हैं लेट, P हो गया प्रेशर एनर्जी। ठीक है, हाफ mv², ये प्रेशर एनर्जी, इसको हम लोग लिखते हैं एनर्जी पर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसी में लिखते हैं दिस इंप्लाइज के हाफ ρ v², तो ये होगा ke पर यूनिट वॉल्यूम।
और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा mgz लिखते हैं, ठीक है। तो h के जगह पे तो पोटेंशियल एनर्जी PE और यूनिट वॉल्यूम रो जी, ये आ जाए, ठीक है। लिखते हैं फॉर एनर्जी कंजर्वेशन या फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन आइडियल लिक्विड के केस में, आइडियल फ्लूइड, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GZ, ये हो जाएगा कांस्टेंट, और इसी का नाम है बर्नौली थ्योरम, ठीक है। और 2 पॉइंट्स A एंड B या 1 एंड 2 कर ले, 2 पॉइंट्स 1 एंड 2, ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GZ1 बराबर हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GZ, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी दोनों पे आधारित बहुत सारा एप्लीकेशंस है, बहुत सारा चीजें हैं, इस तरह से हम रिवाइज करके मैंने थ्योरी या ये समझो कि फार्मूला एक तरह से याद दिला दे रहे हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है, बहुत जगह पे, जैसे वेंचुरीमीटर तो एक एग्जांपल है, इसी तरह का जो है सो बहुत सारा हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा चूंकि वीडियो 10 ही क्वेश्चन में बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इससे ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे, बट अलग अलग कंडीशन में हम लोग अलग अलग इसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम अगर ये बोल दें एग्जाम्पल 1, लेट अस इफ Z1 बराबर Z2, तो इसका मतलब हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। इसका ना हो जाएगा यहाँ से P1 माइनस P2 अगर कर ले इधर, ये हो जाएगा हाफ रो V2 माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिख देंगे हाफ रो V2 के जगह पर अगर लिखते हैं तो V1 V2 जो आया था फार्मूला, तो इससे आ जाएगा A1 V1 बाय A2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे A1 V1 बराबर A2, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग V1 निकाल के सॉल्व कर लेंगे। अगर प्रेशर का वैल्यू नहीं है, मान जेड के टर्म में है, तो फिर वहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो कि हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जैसे दिखाएंगे एक एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं। लेट अस से एग्जाम्पल हुआ दूसरा, मान लो कि ये कंटेनर है, ये इस तरह का है, इसमें जो है सो यहाँ पे एक छेद है जिससे पानी गिर रहा है, ये जो है सो एरिया ए है और इसका एरिया जो है सो कैपिटल ए है, कुछ इस तरह से पानी भरा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं किसी हाइट पर ये एच पे है, हो सकता है पूरा पानी भरा रहे कैपिटल एच, मान लो ये कैपिटल एच पूरा पानी भरा हुआ था, इसी मोमेंट पे ये जो है सो मोमेंटरली हाइट है एट एनी इंस्टेंट टी, मान लो किसी टाइम में, ये किसी इंस्टेंट टी में बात करेंगे, तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन इसमें कैसे लिखेंगे, तो देखो ए गुने dH बाई dt माइनस, चूंकि इसका घट रहा है, बराबर हो जाएगा a गुने v, माने यहां से अगर वेलोसिटी v से निकल रहा है और एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे
तो ये हो जाए कितना, हाफ रो भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रो जी एच, इसका नहीं भी बराबर हो जाएगा 2GH रूट। सो हम ए बराबर लिखते हैं dH/dt बराबर हो जाएगा a और रूट अंडर 2GH। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जो a है बहुत बहुत कम है, तब हम बात करेंगे। अगर ये कंपेरेबल हो जाएगा, ठीक ना, तो फिर इसमें दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो हम अगर इसको मान लो लिखते हैं दिस इज dH/√h माइनस a/a, और ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 2G/dt। अब टाइम निकालना अगर हो तो हम जब मान लो टाइम 0 था तो कैपिटल H था, जब टाइम t है तो हमें स्मॉल h। अब इसको इंटीग्रेट करके यार हम लोग कितना देर में कितना खाली होगा इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि कुछ पानी गिर भी रहा हो, जैसे एक एग्जांपल और दिखा देते हैं, एग्जांपल 3 दिखा देते हैं, एग्जांपल 3, ठीक है। तो एग्जांपल 3 में मान लो कि ये सिचुएशन है, ये जो है सो एरिया ए है, यहाँ पे जो है सो इसका जो निकल रहा है जिससे यहाँ जो होगा सो पानी है कुछ इस तरह से। मैं देखो इंजीनियरिंग में ठीक है, बायोलॉजी में तो चलता है कि 10 तरह के कलर से इसको डिजाइन कर दो, इंजीनियरिंग वगैरह में नहीं चलता, इंजीनियरिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ से यू पानी गिर रहा है, ये क्यू रेट से गिर रहा है, ठीक है। तो क्यू रेट से गिर रहा है, इसका मतलब इसमें पानी आ भी रहा है, नल खोल दिए, ठीक है ना। मान लो कि ये इसको जो है नल बोल देते हैं, यूं खुला हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मतलब साफ है कि इधर से पानी आ रहा है और इधर से निकल रहा है। तो अगर हम भी के लिए बात करेंगे, ठीक है, तो हम लिखते हैं कितना निकल कितना रहा है, तो लिखते हैं माइनस a/dH/dt। हालांकि माइनस नहीं भी लिख सकते क्योंकि कौन बड़ा और कौन छोटा है नहीं पता है। ये बराबर हो जाएगा Q माइनस ए भी, मतलब Q माइनस ए गुना भी के जगह पर 2GH। इसका माने dH/dt अगर लिखते हैं तो दिस इज सॉरी इधर ला देंगे, इसमें ले लेंगे इसको, तो यह जो Q माइनस ए गुना रूट अंडर 2GH और ये हो जाएगा dt। इंटीग्रेट कर दो। जब टाइम 0 था तो हाइट मान लो कि कैपिटल S था, लेटर से, जब टाइम t है तो स्मॉल h है। हम यहाँ से लिख सकते हैं ऑल्सो और स्टेडी स्टेट कंडीशन अगर बात करना चाहें कंडीशन, तो मतलब h कांस्टेंट हो जाए, कितना हाइट तक चुके। ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम जैसे नीचे से एक टाइम ऐसे आते जाए, ठीक है, जब जो है सो माने जितना पानी उधर से आया उतना ही पानी गिर रहा है तो हाइट फिक्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस इज dH/dt 0। इसका मतलब हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा Q माइनस a गुने रूट अंडर 2GH, ठीक है। इसका मतलब h बराबर जो हो जाएगा Q²/2GA। ये h मैक्स, इससे ज्यादा हाइट तक नहीं ये रख सकता है। माने इतना कहने का मतलब दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो अगला पेज में लिख देते हैं दिस इंप्लाइज कि h मैक्स जो होगा मैक्सिमम हाइट कहाँ पे जा सकता है, तो Q² देख लो क्या चीज लिखे हैं 2GA, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये मैंने सिचुएशन हमने डिस्कस क्या किया है कि मान लो कि एक खाली एम्प्टी कंटेनर है, ठीक है, वेसल है, जिसमें कि हमने एक टैप से पानी उसमें डालना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है एक होल है, छेद है, तो अगर पानी ज्यादा निकल रहा है तो स्वाभाविक हमेशा खाली रहेगा वो। लेकिन पानी जितना आ रहा है उसमें उससे कम निकल रहा है तो धीरे धीरे उसका लेयर भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा एक पर्टिकुलर लेयर पे इतना पानी निकलने लगेगा कि जितना बाहर से आ रहा है उतना ही नीचे निकलेगा। इसी तरह का एक सिचुएशन है रेडियो एक्टिविटी में, जिसको हम सक्सेसिव इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा अगर इसमें अगर देखना चाहो नोट करके, माने ये भी भाई रिवीजन है तो हम रिवीजन करवा देते। जैसे मान लो ए है, ये बी है
ये C है, ठीक है। ये पेरेंट हो गया, ये हो गया डॉटर, और ये हो गया ग्रैंड डॉटर। ये स्टेबल न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये अनस्टेबल है, और ये हो गया, ये तो अनस्टेबल है ही। अब इसमें जो है सो क्या है कि देखो बी के लिए अगर सोचते हैं तो ए का क्या है कि ए का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन बी का फॉर्मेशन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ से ये टूट के बन रहा है और ये डिसइंटीग्रेट भी कर रहा है, मतलब पानी आ भी रहा है और पानी निकल भी रहा है। इसी तरह से इसमें बी के लिए हम अगर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना, तो बी का जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा या जो इंक्रीज होगा, जैसे मान लो जितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है उससे ज्यादा इसको आ रहा है तो इसका तो न्यूक्लियर बढ़ जाएगा। या यूं कहो कि अगर ये मान लो कि डिसइंटीग्रेट ज्यादा रेट से हो रहा है, कम रेट से टूट के आ रहा है, मतलब ये कि थोड़ा सा हम लोग सिमिलर इस चीज को अगर समझे तो ये हो सकता है कि हमको बहुत जगह पे मतलब फिजिक्स में थोड़ा दिमाग दौड़ाना इंपॉर्टेंट है। चलो एनीवे, इस पर अभी टाइम नहीं है कि हम बहुत डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस जो है थर्मामीटर दिया हुआ आइस पॉइंट पर और स्टीम पॉइंट पे, मतलब ये कि क्वेश्चन हम अगर लिखते हैं सॉल्यूशन पहले इसको लिख देते हैं। गिवन तो R0 आइस पॉइंट पे दिया हुआ है 8 ओम, R100 दिस इज 10 ओम। आफ्टर इंसर्टिंग इनटू ए हॉट बाथ द टेम्परेचर 400, रेजिस्टेंस कहता है क्या, तो हम लिखते हैं एक तो रिलेशन आ जाएगा RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, मतलब हो जाएगा RT 1 प्लस R0 सॉरी ये जो हो जाएगा सो 1 प्लस अल्फा और ये हो जाएगा थीटा माइनस, और एक हो जाएगा R100, ये R0 1 प्लस अल्फा गुना 100 माइनस 0। अब पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन डिवाइडेड बाय पहला कर लोगे, ठीक है, तो ये तुमको रिजल्ट मिल जाएगा थीटा बराबर जो होगा 400 बात कर, ठीक है। इसमें अपने भाग दे करके सॉल्व कर लोगे या पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन से अल्फा निकाल लो जो दिया हुआ है, अब उस अल्फा को उस पर रख दोगे तो RT मिल जाएगा। रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करना हमको लगता बेकार है। अब ये है कि ये है क्या, तो हम किसी भी प्रॉपर्टी के लिए लिखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मान लो कि हम कोई x प्रॉपर्टी के लिए लिख रहे हैं तो x 100 लिखेंगे तो x0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इसका मतलब हम लिखते हैं x0 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा में हम xt लिखते हैं तो x0 1 प्लस अल्फा t माइनस 0, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अगर हम x0 नहीं लिख करके हम अलग भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिखना चाहें और x2 बराबर x1 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हो गया तीसरा इक्वेशन, ठीक है। दिस इज वेरी जनरल इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि वेयर कौन कौन चीज क्या है, वेयर x जो है सो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो यूज होगा मटेरियल उसके, जैसे क्या क्या है, तो सॉलिड में यूज करते हैं तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये हो सकता है गैस के केस में तो प्रेशर हो सकता है, ये वॉल्यूम हो सकता है, ये जो है सो अगर हम लिक्विड केस में बात करें तो हाइट ऑफ मरकरी हो सकता है,
हाइट ऑफ मरकरी, ठीक है ना, जिससे मरकरी भी हम लोग यूज करते हैं थर्मामीटर के रूप में, ठीक है। मतलब ये किसी के लिए भी इस तरह का प्रॉपर्टी आ जाएगा। जो प्रॉपर्टी के लिए बात करोगे, प्रेशर गैस के लिए हो जाएगा, वॉल्यूम गैस के लिए हो गया, ये हो गया लिक्विड के लिए, ये हो गया सॉलिड के लिए। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अगर हम रेजिस्टेंस मतलब थर्मामीटर में यूज करते हैं, और स्वाभाविक है उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो टेम्परेचर के साथ बढ़ना चाहिए, लिनियरली बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको रिलेटेड करते हैं। इसमें हमको लगता है आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा जो है, सो जिस तरह से हम नाम लेंगे, जैसे अल्फा मान लो कि रेजिस्टेंस कोफिशिएंट हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये मरकरी का जो है सो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एच, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन पहले हम देखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैविंग लेंथ L, ठीक है, बेंड इनटू द सेमी सर्कुलर, माने एक वायर है ये L, मास M, इसको सेमी सर्किल में बेंड कर दिया गया है। मान लो सेमी सर्किल मान लेना भाई, ये रेडियस R है, ये R है, ये M है, ये L है। कहने की जरूरत नहीं है कि पाई R जो हो जाएगा ये L के बराबर हो जाएगा। इसका अगर रेडियस लिखना चाहे तो L बटा पाई, ठीक है। अब कहता है कि अगर मान लो कि सेंटर पे एक मास रख दिया गया, सेंटर पे ये स्मॉल मास है, ठीक, कहता है दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है तुमको, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये F बराबर हो जाएगा दिस इज Gm M बाय R स्क्वायर। तो R स्क्वायर तो स्वाभाविक है कि R के लिए बात करेंगे, तो Gm M और R के जगह पे कितना है L स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, ये रिजल्ट है। ये तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए, ठीक है। हमको लगता है इसमें ये आ जाए, तीसरा आ जाए, लेकिन इसका जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम लिखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट। रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अब देखो F बराबर हम लिख सकते हैं M इंटू E, वेयर E बराबर जो हो जाएगा सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल अगर E मिल जाए तो मामला खत्म, बाकी तो F बराबर है, ऑल्सो करके भी लिख सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F बराबर हम लिख सकते हैं M इंटू E, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी के लिए बात करते हैं। अब इंटेंसिटी क्या है, ये E बराबर लिखते हैं दिस इज Gm बाय R स्क्वायर या x स्क्वायर। इन एलिमेंट हम लिखते हैं वी हैव इन एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म लिखेंगे तो ये DE जो हो जाएगा दिस इज Gdm बाय R स्क्वायर, ठीक है। सो अगर फिर हम लिखते हैं E बराबर तो इंटीग्रेशन DE और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा Gdm बाय R स्क्वायर। ये एक जनरल रिलेशन है। अब इस रिलेशन का हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक दो जगह पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री मास कैसे कंसीडर करना है, तो एलिमेंट्री में जो जिस कोई चार्ज में भी आएगा, माने इलेक्ट्रोस्टैट में भी सेम सिचुएशन बनेगा, तो उसमें क्या है कि जो जिस जैसे चूंकि ये Gmain में है तो Gmain में बहुत कैलकुलेशन नहीं पूछता, इसलिए आसान क्वेश्चन पूछेगा उसमें, ठीक है। लेकिन ये क्या है ना कि सारा इलेक्ट्रोस्टैट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेविटेशन में तो यूज कर ही रहे हैं, तो हम इसके लिए लिखते हैं, कल एक दो एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, मान लो एग्जांपल हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये क्या है ना कि पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी बॉडी के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 में मान लो कि हम अगर बात करना चाहते हैं, जैसे मान लो एक रॉड है, ये डिस्टेंस R पे एक मास रख दिए N।
हम इस दोनों की ये लेंथ L है और इसका मास M है। लेट अस से कुछ इस तरह का एक सिचुएशन कहता है इस दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चले, तो हम डायरेक्ट फार्मूला इसे नहीं लगा सकते, तो रिंग में हम लगा दिए हैं, क्योंकि रिंग में डायरेक्ट आ जाता है इसलिए हम रिंग में लगा दिए हैं। ठीक है ना, वो अभी कैलकुलेट करके हम दिखा देते हैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे इसको सवाल बनाने के लिए कि यहां से अगर मान लो ये ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ऐसे है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें देखो अगर मान लो कि इस M पे ये यहां से R है, ये हम x डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट x पे एक dx एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे अगर E निकल जाए हमारा तो मास से गुना कर देंगे, फोर्स निकल जाएगा। सिंपल बात है कि E निकालना है। ठीक है, ये L है, इसे दिया होगा, तो हम लिखते हैं, ठीक है, कि dm d स्मॉल, मैंने पहले लिखते हैं वी है, थोड़ा सा समझ में आ जाए क्या लिख रहे हैं, तो लिखेंगे वी हैव में F बराबर m इंटू E। अगर हम बात करें तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नाउ E बराबर लिखते हैं, E का वैल्यू लिखेंगे DE पहले लिख देते, दिस इज GDM बाई हो जाएगा x स्क्वायर, दिस इज G और M बाई L dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम GM बाई L dx बाई x। आप इसी के लिए अगर E पूरा हम लिखेंगे इंटीग्रेशन D करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब x का वैल्यू देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि हम इस मास से मान रहे हैं या इस पॉइंट P से मान रहे हैं, अगर P कह दो तो यहाँ से मान रहे हैं, तो यहाँ x का वैल्यू R और यहाँ आते आते R प्लस L, मतलब अगर हम P बोलना चाहें EP थोड़ा अच्छा लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना R और ये हो जाएगा R प्लस L। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और जो भी इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और उसी को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, मास से गुना करें। मास का इसमें कोई बहुत रोल नहीं है, रोल है यहाँ पे इंटेंसिटी निकालने का। ठीक है, अगर मान लो इसी में कहा जाता कि पोटेंशियल एनर्जी का इंटरेक्शन बताइए एनर्जी, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालते, इस मास से गुना कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है पूरे इस दोनों सिस्टम का, माने रॉड और प्लस मास का जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल ही मिल जाता है। मान लो एक एग्जांपल हम और दिखाना चाहते हैं, एग्जांपल 2, जैसे अभी सेमी सर्किल था, मान लो तो सेमी सर्किल था, ये यहाँ पे एक मास रखा हुआ था सेंटर, ठीक है, ये O पॉइंट था, इसका मास M, लेंथ L मान, ठीक है, तो यहाँ O पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक माने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लें तो मास कर से गुणा कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं वी हैव, देखो ये क्या है ना कि बहुत सिंपल चीज है, A बराबर M इंटू EO, वेक्टर फॉर्म में लिखो या इसे डायरेक्ट लिखना चाहो इन मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इन मैग्नीट्यूड ये F बराबर लिखते हैं, सॉरी F बराबर लिखते हैं M इंटू EO। ठीक है, अब है कि ना हम EO के लिए लिखेंगे। EO क्या है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो डिफाइन क्या है कि यूनिट मास पे जो फोर्स रहेगा, तो यूनिट मास पे मान लो कि हम यहाँ पे थीटा पे एक d थीटा एलिमेंट मान लेते हैं, यहाँ से थीटा पे ये d थीटा एलिमेंट है, कहने की जरूरत नहीं है कि ये r है। ठीक है, ये थीटा पे d थीटा, तो स्वाभाविक है कि अगर यूनिट मास रहेगा तो इधर खींचेगा, तो ये हो जाएगा de। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं EO बराबर इंटीग्रेशन DE, ये हो जाए इंटीग्रेशन DE का मतलब हो जाएगा DE cos थीटा I प्लस DE sin थीटा J। जरा देखो क्लियर है। अब अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक ना, तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो स्वाभाविक I और बने हम एक्सिस ऐसे मान लेते हैं, ये x और ये y। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अब DE क्या है, तो DE बराबर जो हो गया सो DE बराबर हो जाएगा दिस इज GDM बाई R स्क्वायर।
इसका मतलब हो गया जी, और dm का मतलब हो जाएगा m/l गुने r d थीटा। ये जो लेंथ है मान लो इसको हम लोग r d थीटा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज gm/l r d थीटा, ठीक है। अब इसमें जो बाहर आएगा उसको बाहर कर दो, तो लिखेंगे gm/l r, अच्छा बाई आर स्क्वायर भी होगा, स्वाभाविक है, बाई आर स्क्वायर भी आएगा इसमें, तो मास की वैल्यू लिख दिए, तो ये हो जाएगा r बाई हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा i प्लस sin थीटा d थीटा g, कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन होगा कहाँ, तो 0 से लेकर के पाई, 0 से पाई। इसका मतलब सिंपल है इसमें कि gm/lr, ठीक है। अब एक चीज गौर से देखो कि ये cos का साइन हो जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन माने माइनस है, तो पाई भी 0 और 0 भी 0, खत्म हो गया i, तो बच गया साइन का हो गया माइनस cos थीटा। तो इसमें जो आ जाएगा ये तुम्हारा आ जाएगा साइन cos थीटा cos पाई -1 और 0 माइनस माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और ये माइनस खत्म होकर जी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब साफ है, ठीक ना। सो फाइनली हम ईओ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, एक बार देख लो, ये आ जाएगा 2gm/lr, 2gm/lr। और एक चीज था कि पाई आर बराबर एल, इसका ना एल के टर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा एल बाई पाई, ये हो गया 2gm l आ जाएगा l बाई पाई, ये आ गया, इसमें अच्छा जे था, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2gm पाई बाई l स्क्वायर जी, ठीक है। सो फोर्स लिखेंगे F बराबर FO बराबर m इंटू ई, इसका मतलब हो गया 2gmm पाई बाई l स्क्वायर जी। अब भाई देखो रिजल्ट बड़ा मजेदार आ गया, अंदाज से अगर आपने बनाया तो क्या रिजल्ट आया, और अगर उसको कैलकुलेशन से बनाया तो क्या रिजल्ट आया, या देखो गौर से। 2gmm माने मतलब दैट शुड बी द आंसर, नॉट दिस वन, ठीक है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कैलकुलेशन वगैरह। भाई देखो ये आंसर जो आ जाएगा ये कुछ इस तरह से, तो ऐसा हो सकता था कि पहले कैलकुलेट करके तब आंसर मारते, अंदाजी से अगर कोई लिखेगा तो कुछ इस तरह से लिख देगा, ठीक है ना। ये एंड दिस इज नॉट करेक्ट, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये करेक्ट नहीं है। अच्छा मजेदार बात ये है कि ऑप्शन में एक ये भी है, ऑप्शन में है तो कोई भी बच्चा जिसका कम पढ़ा लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, हो सकता है कि वीडियो आप शुरू में देखोगे तो आपको लगेगा ये तो गलत पढ़ा दिए, गलत आंसर आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम पहले डायरेक्ट, अगर हम एक्चुअली ये चाह रहे थे कि कोई एक जनरल लड़का जिसको नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए, तो फोर्स न्यूटन लॉ ऐसे लिख देगा, ठीक है ना, और डायरेक्ट gmm/r स्क्वायर करके r/l करके और आंसर लिख देगा, क्लियर। लेकिन अगर हम इसी चीज को अगर तरीका से बात करें, यही मिस्टेक होता है जो बच्चे करते हैं, ठीक है। और बच्चे, मजेदार बात यह है कि जब बच्चे बाहर निकलते हैं एग्जाम से तो बहुत खुश होते हैं, अरे बहुत आसान क्वेश्चन था, जब फिर उसको लगता था आ ई ऊ करने लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। खैर एनीवे, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सेल्सियस स्केल और टेम्परेचर पे बॉडी इंक्रीज 40 डिग्री है फॉरेनहाइट स्केल पे, ठीक है। तो हम भाई इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। सॉल्यूशन, एक जो टेम्परेचर फ्रॉम टेम्परेचर
temperature scale, we know that C minus 0 by 100 minus F minus 32 by 180 minus 32, सॉरी 212 होगा ये, 212 माइनस 32 बराबर अब केल्विन माइनस हो जाएगा 273 बाई 373 माइनस 273, 273। ये रिजल्ट है जो अभी चलता है। इसे र्यूमर स्केल है, रैंकिन स्केल है, तो रैंकिन वगैरह का नहीं पूछ रहा है, बस यही छोटा सा क्वेश्चन देता है। अब इसमें क्या है कि हम अगर डिफरेंस के लिए बात करेंगे, ठीक है ना, ये स्केल है, इसका मतलब ये है, हम लिखेंगे नाउ C माइनस बाई 100 बराबर F माइनस 32 बाई 180, 20 नमक 20 पंचे, इसका ना F बराबर लिखते हैं कितना 32 प्लस 9C बाई 5, सॉरी 9C बाई 5, 9C। अब चेंज लिखते हैं, नाउ फॉर चेंज, नाउ फॉर चेंज लिखेंगे तो डेल्टा F बराबर जो हो जाएगा, दिस इज हो जाएगा 0 प्लस 9 बाई 5 गुना डेल्टा C। दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है सर, एक बार देख लो, दिया हुआ तो है कि डिग्री C में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 बाई 5, अब गुने हो गया 40, तो 8 पर 8 72, 72 डिग्री F आ जाएगा। अब इसमें जो होगा सुनिए, तीसरा आएगा तो तीसरा आ जाएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट इसमें क्या आया, कॉन्सेप्ट रिलेटेड या रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट में दिया गया कि C माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 बराबर F माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 बराबर केल्विन माइनस 273 बाई 373 माइनस 273, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब ये कि हम लिखते हैं इन जनरल, किसी के लिए भी रीडिंग माइनस आइस पॉइंट बाय हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का, हम वाटर के लिए बात कर रहे हैं, माइनस आइस पॉइंट, and this remains constant for all thermometers और स्केल्स, ठीक है। जिस स्केल में हम लोग अगर मेजर करेंगे तो उसके हिसाब से ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे रैंकिन स्केल करें चाहे। अब ये है कि सब स्केल में आपको ये पता करना है, ठीक ना, ये पता करना है कि मतलब किस आइस पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर आप इतना कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होती है, इसे रखना, इसे याद रखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, दिस इज 39, कहता है कि इफेक्टिव पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज केप्ट इन कांटेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज इतना। फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो हम इसको सॉल्यूशन के नाम पे लिखे, पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो फॉर 5 कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लिखेंगे तो 5p, 5 का पावर एड ऑन होते चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 25 डायप्टर, p बराबर हो जाएगा 5p। ऑल्सो फोकल लेंथ में p बराबर लिखते हैं 1/f, जहां ये सेंटीमीटर में होता है, f बराबर हो जाएगा कितना 1/p, ठीक है। ये जो होगा सो इसका मतलब 100/p, दिस इज 20 सेंटीमीटर,
ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब रही बात ये सेंटीमीटर, इसको जो है इसको रहने दो, ये हो गया मीटर, वो कल मीटर है तो सेंटीमीटर में ये उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा F बराबर 1/P मीटर में, और उसको फिर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। डायोप्टर जब यूनिट होता है इसका तो ये मीटर में होता है। क्लियर? अब क्या मामला है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम लिखते हैं फॉर पावर या फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लिखते हैं तो फॉर टू लेंस, दो लेंस के लिए बात करेंगे तो इसमें क्या है, मान लो बीच में अगर गैप है तो ये बीच में डिस्टेंस मान लो d मानते हैं, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 1/f बराबर इसी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। Again, from definition of power, तो P बराबर लिखते हैं, ये आ जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D गुने P1 गुने P2, ये आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब मामला ये है, ठीक ना, कि इसके लिए हम लोग अगर बात करेंगे क्या चीज, तो अगर कांटेक्ट में है, ठीक है, तो लिखते हैं फॉर लेंसेस इन कांटेक्ट, लेंसेस इन कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट में ये लेंस है, इसका ने बहुत सारा लेंस, मान लो बीच का गैप 0 हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो हम लिखेंगे दिस d बराबर 0, इसका ने 1/f बराबर लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f। फॉर डिफरेंट लेंसेस, फॉर डिफरेंट लेंसेस लिखेंगे दिस 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 एंड सो ऑन, अगर n लेंस है तो, एंड सो द पावर लिखेंगे तो P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस एंड सो। नाउ अगेन अगर हम लिखेंगे इसमें तो लिखते क्या है, जैसे 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r, वेयर म्यू जो हो जाएगा सो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, और R1 जो हो जाएगा एंड R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इस तरह का ले लें तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा। हम जो फोकल लेंथ लिखेंगे तो इसमें साइन के हिसाब से लिखेंगे, माने साइन कन्वेंशन इसमें हम लोग लगाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे सपोज करो कि अगर इसमें हम लोग बात करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मान, ठीक है,
तो एग्जाम्पल 1 के लिए हम अगर बात करना चाहते हैं, एक तो ये हो गया लेंस और दूसरा मान लो इस तरह का लेंस, इसका हो गया f1, ये हो गया f2, मान लो ये हो गया r1, ये हो गया r2, ये हो गया r3, लेट अस सी। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम पावर लिखते हैं तो पावर लिखेंगे P1 प्लस P2, दो लेंस है, एंड 1/f लिखेंगे, दिस इज अगेन 1/f1 प्लस 1/f2। नाउ 1/f1 लिखते हैं, दिस इज, इसका मटेरियल मान लो, ठीक ना, तो f1 f2 दिया नहीं रहेगा, मटेरियल दिया रहेगा, सॉरी, जब f1 f2 देगा तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे, तो माइनस प्लस से, ठीक है ना। ये मटेरियल इसका μ1 दिया रहेगा, इसका μ2 दिया रहेगा, तो हम लिखते हैं दिस इज μ1 माइनस 1। देखो अब इसका जो है सो अगर हम इधर टुवर्ड्स राइट ऐसे ले लें तो ये राइट ऐसे, ठीक है, तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r, ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसका देखो, इसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये राइट पड़ेगा, तो हम राइट साइड पॉजिटिव मान रहे हैं, अगर तो ये लेफ्ट पड़ेगा तो लेफ्ट साइड निगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह से एंड 1/f2 बराबर μ2 माइनस 1 माइनस 1/r2, तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस 1/r3, क्योंकि इसका अब राइट पड़ेगा तो इसका निगेटिव और एक माइनस फार्मूला में आ गया था, तो यहाँ से लिख देंगे। इसका मतलब ये कि हम पावर इफेक्टिव अथी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे इफेक्टिव साइन सहित, और फिर जो है सो पावर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, पावर में क्या होता है कि पावर में हम लोग जिस तरह से, जो पावर क्या है, लेंस का जो बेंडिंग करता है, हम उसके हिसाब से इसमें बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें पानी भर दो, फिर सिल्वरिंग कर दो वगैरह वगैरह, मानी जैसे इसको सिल्वर्ड कर दिए तब फिर क्या इफेक्ट बनेगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर हो जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये है लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के सीरीज में। ठीक ना, तो हम लोग अगर बात करते हैं इसका पहले सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन में सिंपल बात यह है कि कहता है कि फिगर करंट वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल V एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट एट टू डिफरेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर अलग अलग होगा तो करंट का वैल्यू अलग अलग होगा। ये चीज हम लोग भी बताते हैं कि आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी जो है क्या बोलता है। तो इसमें अच्छा फ्रीक्वेंसी सेम है, I1 ग्रेटर देन I1 लेस देन I2। अच्छा ठीक है, अब सेम वेवलेंथ सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये सिंपल सा ये आंसर है। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हैज नो इफेक्ट, इस पे नो इफेक्ट ऑन करंट। इसका इफेक्ट नहीं होगा तो इसका एक जगह से शुरू हो जाएगा, और इंटेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, लेकिन सिंस I2 ग्रेटर देन I1, ये इंटेंसिटी है जी। ठीक है, इसका ने सो करंट I2 ग्रेटर देन I1, ये करंट है, माने जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक ना, उसका जो है सो करंट ज्यादा हो जाएगा और एक ही पॉइंट से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेम वेवलेंथ बोल रहा है। अब है इसमें कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, तो लिखते हैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ Einstein equation of
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम इसे पी लिख देते हैं, कितना लिखना पड़ेगा। तो ये बताता है कि एच न्यू जो हो जाएगा, दिस एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर एंड ऑल्सो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस, जहां वी एस जो होगा सो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है? फ्रॉम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या बोलता है? ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब ये जो लॉ है एक्सपेरिमेंटल है, इसी को हम लोग बहुत तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे क्लासिकल थ्योरी से अगर बात किए, क्लासिकल मतलब वेव थ्योरी ऑफ लाइट से, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट से जब हम इसको एक्सप्लेन करने की बात किए तो कुछ चीज एक्सप्लेन हो गया, कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो बाद में लेटेस्ट जो एक्सप्लेनेशन आया वो आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया और उसमें ये बताया कि ये पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, ठीक है, वेव नेचर नहीं है। क्योंकि उससे पहले मैक्सवेल का जो वेव थ्योरी था, तो उसके आधार पे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, मतलब इसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी, चूंकि सबसे पहले वो वेव थ्योरी आया था, तो क्लासिकल थ्योरी के आधार पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, कंप्लीटली। तो फिर आइंस्टीन ने रिक्वेस्ट किया। अब ये कहता क्या क्या है? पहला ये कहता है कि मिनिमम जो है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड is required to just eject an electron। पहला ये है कम से कम, जिसका कि हम नाम वर्क फंक्शन देते हैं, या हम इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये मिनिमम चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग, फ्रीक्वेंसी corresponding to work function is called threshold frequency। is called threshold frequency, इसको न्यू नॉट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड एनर्जी is called threshold wavelength। थ्रेशोल्ड लैम्डा नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जिससे फाई अगर बोले तो इसमें एच न्यू नॉट और एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो ये अगर मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। नीचे में है, समझ ही रहे हो, मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला पॉइंट हम ये कहें कि के ई मैक्स जो हो जाएगा, मैक्स ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इलेक्ट्रॉन्स के depends on the incident frequency, depends on the incident frequency।
frequency and independent of frequency या wavelength हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, independent of the intensity ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अगला बात करें, अगला पॉइंट, तो जो करंट बहेगा माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, that is current in the circuit, depends on intensity and independent of फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो है सो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्या है इसका ना, के मैक्स प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी, ये करंट प्रोपोर्शनेट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो हो जाएगा, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनेट 1/r² फॉर पॉइंट सोर्स, and 1/r for line source, ठीक है। इतने ही ये पूरा घुमा फिरा के लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी बताता है। अब क्या है कि इसमें अगर ग्राफिकल डिस्कशन हम देखना चाहें तब लिखते हैं ग्राफिकल डिस्कशन, ग्राफिकल एनालिसिस। क्योंकि क्या है कि ग्राफ से क्वेश्चन पूछ दिया है तो थोड़ा हम ग्राफ से एनालिसिस कर लेते हैं। वेरिएबल्स इसमें क्या कौन कौन है? वेरिएबल्स है करंट, वोल्टेज, इंटेंसिटी, के मैक्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। मतलब इतना वेरिएबल्स है। अब किसी भी दो के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के मैक्स वर्सेस मान लो फ्रीक्वेंसी। स्वाभाविक है हम अगर बात करना चाहें तो यहां से अगर हम लोग इसमें लिखें, ये के मैक्स लिख दें और ये फ्रीक्वेंसी, अलग अलग के लिए ये अलग अलग हम लोग बात करेंगे। ये इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। ये हम लोग लिखते हैं न्यू नोट 1, न्यू नोट 2, न्यू नोट 3, ठीक है। कहने की जरूरत नहीं है कि इधर न्यू नोट का कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाए, ठीक है। अगर हम इसमें इसी को लिखें न्यू और इधर हम लिखते हैं वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी कुछ इस तरह से नीचे ग्राफ आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा न्यू नोट, ठीक है। मतलब साफ है कि हम लोग अगर इस तरह से ग्राफ करेंगे तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम लोग इधर लिखें, ठीक ना, करंट इधर लिखें तो फिर ये इस पर निगेटिव में आने शुरू हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, मान लो कि ये हो जाएगा भी अप्लाइड वोल्टेज, या वोल्टेज, ठीक है, और ये करंट हो जाएगा। तो हम अगर इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो
ये यहाँ से आएगा, ये आ जाएगा कुछ ऐसे, ये इंटेंसिटी I1, ये I2 और ये I3, और ये न्यू नॉट जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका I2 हो गया I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। इसी में अगर हम ऐसे देखना चाहें, ठीक है, कि अगर इंटेंसिटी सेम है, थोड़ा सा इसको जरा क्लोजर बनाना पड़ेगा, अगर हम इधर बना दे यूं, तो इंटेंसिटी अगर सेम है तो ये ऐसे आ जाएगा, और I कांस्टेंट, और इधर हो जाएगा ये मान लो माइनस न्यू नॉट 1 माइनस न्यू नॉट 2 माइनस न्यू नॉट 3। इसका मतलब ये हो गया कि न्यू नॉट 3 का न्यू नॉट 2 न्यू नॉट 1, कुछ इस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल का। इसका काइनेटिक एनर्जी भी उसी हिसाब से हो जाएगा। के मैक्स अगर लिखना चाहें तो के मैक्स 3 ग्रेटर देन के मैक्स 2 ग्रेटर देन के मैक्स मैक्स 1, कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी और अगर रहेगा कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए करंट का जो पीक वैल्यू होगा, सैचुरेशन करंट जिसको बोल सकते हो, सैचुरेशन करंट क्या हुआ कि जैसे मान लो लाइट गिरा, तो लाइट गिरा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लाइट का हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा कि फिर इलेक्ट्रॉन्स का संख्या मोर एंड मोर निकलेगा, फिर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ गया, एक टाइम आएगा जो इसमें जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारा का सारा निकल जाएगा, ठीक है। जब सारा निकल जाएगा उसके बाद उस समय जो करंट बहेगा उसको हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ठीक है। ये वगैरह वगैरह, इसमें अभी बहुत सारा चीज है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल होप कि इतना से आपका काम चल जाएगा, शायद इतना से आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप कलम कॉपी लेकर के जरूर बैठना, तभी पढ़ाने का कोई मतलब है, वरना हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे मेहनत से थोड़ा सा फायदा जरूर उठाएं, ठीक है ना, उस हिसाब से हम लोग बात करें, ठीक है। थैंक यू। हाँ, इसी में हम लोग अगर बात करें वेवलेंथ के लिए, तो वेवलेंथ के लिए भी हम लोग तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा आ जाएगा, मतलब लैम्डा नॉट 3 लेस देन लैम्डा नॉट 2 लेस देन लैम्डा नॉट 1। मतलब हम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह ये ग्राफ का हम पूरा डिस्कशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। और होप कि इसमें जो है सो आपको इससे फायदा होगा। अगले